गरीब का जादुई हीटर। खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? शिवन्या के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाए। वो कुछ अपने बच्चों के लिए बना पाती, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है। अरे बहू, क्या है? अरे अभी तक तूने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। वैसे माँ जी, मेरे पास राशन खत्म हो गया है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खाना बना सकती हूँ? क्यों, राशन क्या तेरा बाप भर कर गया था? अरे ज्यादा हवा में मत उड़। इस घर में तुझे रहने के लिए जगह दी गई है, इसे अपनी किस्मत समझ। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शिवन्या मायूस होकर चुपचाप अपनी सास और अपने पति के लिए खाना बनाने चली जाती है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी शिवन्या और उसके बच्चों के लिए उसकी सास ने अलग रसोई बना रखी थी, ताकि शिवन्या अपने बच्चों और अपने लिए उनकी रसोई से खाना ना बना सके। शिवन्या गरीब घर से थी, इसलिए उसकी सास उसके साथ ऐसा करती थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस घर में होने के बावजूद भी मेरा ये हाल है। मैं इस घर की बहू हूँ, इसके बाद भी मेरी सास मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती है। शिवन्या बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पति और अपनी सास के लिए खाना बना देती है और उसके बाद अपनी सहेली निशा के घर चली जाती है। जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीती रहेगी शिवन्या? मैं तो कहती हूँ अपनी सास और अपने पति को छोड़ दे और अपने बच्चों के लिए एक कदम उठा। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, और फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? देख शिवन्या, वैसे भी तेरी सास और तेरा पति तेरी कोई कदर नहीं करता, तो फिर ऐसे घर में रहकर भी क्या फायदा, जहाँ वैसे भी तेरे बच्चों को खाने के लिए सही से ना मिल रहा हो। ऐसा कहने के बाद निशा शिवन्या को थोड़ा राशन दे देती है, जिसके बाद शिवन्या वो राशन लाकर अपने कमरे में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। जिसके बाद वो अपने दोनों भूखे बच्चों को खाना खिलाती है। राजू, राधा, ये लो खाना खाओ। अरे माँ, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? आप भी हमारे साथ खाना खाओ ना। मैं जानता हूँ माँ, आप हमें खाना खिलाकर खुद भूखी रहोगी, इसीलिए आप हमारे साथ ही खाना। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाते खिलाते एक दो निवाले अपने मुंह में भी डाल लेती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और आधी रात के समय घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी शिवन्या बच्चों से कहती है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का हाथ थामकर और थोड़े से कपड़े लेकर घर से निकल जाती है। देखते ही देखते वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बच्चों, बहुत ज्यादा समय हो गया है। एक काम करते हैं, हम यही आराम कर लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा तो हम फिर से चलना शुरू करेंगे। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जहां गांव का हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में मस्त लगे होते हैं। शिवन्या दूसरे गांव में आकर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता। लेकिन शाम होते होते वो एक कबाड़ की दुकान पर पहुंच जाती है। क्या मेरे लिए आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा? वैसे मैं कई दिनों से ढूंढ तो रहा था, अब तुम आ गई हो, तो चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्लास्टिक का कबाड़ा एक तरफ और लोहे का कबाड़ा एक तरफ करना है। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को एक तरफ बिठाकर कबाड़ी की दुकान का सारा काम समझ लेती है। अगले दिन से वो उस कबाड़ी की दुकान में काम करने लगती है, जिसके चलते कबाड़ी उसे रोजाना का 300 रुपए देता है। अरे वाह, इन पैसों से तो मैं राशन भी खरीद लूंगी और अपने बच्चों के लिए एक किराए का मकान भी ले लूंगी। शिवानी सबसे पहले किराए का मकान लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। अपने बच्चों के साथ खाना खाकर आराम से सो जाती है। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की अब जिंदगी चलने लगी थी। एक दिन अचानक से उसके हाथ में एक पुराना हीटर आता है। अरे वाह, ये हीटर तो काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली है, अब ये हीटर हमारे बहुत काम आएगा। एक काम करती हूँ,
ये हीटर तो मैं मालिक से मांग लेती हूँ। शिवानी अपने मालिक से उस पुराने हीटर को मांग लेती है, जिसके बाद उस हीटर को अपने घर ले जाती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चल नहीं पाता। तभी वो एक गिलास पानी लेकर उसके सामने रख देती है। देखते ही देखते वो गिलास सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गिलास तो अचानक से सोने में बदल गया। शिवन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने उस हीटर के सामने फिर एक और बर्तन रखा। अब मैं इस पतीले को यहाँ पर रख कर देखती हूँ। हीटर के सामने पतीला रखने पर वो पतीला भी सोने में बदल गया। इसका मतलब ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई हीटर है। ऐसा करके शिवन्या एक के बाद एक बर्तन उसी हीटर के आगे रखती है, जिसके बाद वो सभी सोने में बदल जाते हैं। ये सब देखकर शिवन्या बहुत खुश होती है और सभी सोने के बर्तनों को एक थैले में भरकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसों से तो मैं अपना खुद का घर खरीद लूंगी और मेरी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। शिवन्या अपने और अपने बच्चों के लिए एक घर खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर में जरूरत की सभी चीजें भी ले आती है। अब उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। ये सब तो ठीक है, अब मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में भी डालना है। शिवन्या अपने घर के बाहर से कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है और उन्हें घर में ले आती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे कंकड़ और पत्थर हीटर के सामने रखती है, जिसके बाद सभी सोने में बदल जाते हैं। शिवन्या वो सभी सोना उठाकर सुनार को बेच आती है। अब मैं इन पैसों से राधा और राजू का एडमिशन करवाऊंगी, वो भी एक बहुत बड़े स्कूल में। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या जादुई हीटर के जादू के चलते अपनी आर्थिक अवस्था बिल्कुल ठीक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़ों का काम करना शुरू कर देती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदती है और उस कंपनी के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर देती है। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो जाती है, जिसके चलते अब वो न्यूज़पेपर और अखबारों में आने लगती है। एक दिन शिवन्या की सास उर्मिला और उसका बेटा शंकर उसे टीवी पर देखता है। अरे बेटा, ये देख तेरी भगोड़ी पत्नी टीवी पर आ रही है। अरे माँ, तुम सही कहती हो, ये तो शिवन्या है, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? अरे ये सब छोड़, मेरी बात मान और जाकर इसके पैरों पर गिर जा। इसके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। उर्मिला अपने बेटे को लालच देती है, जिसे सुनकर शिवन्या के पास वो जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन तभी शिवन्या उसे कहती है, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर शिवन्या शंकर के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से वापस लौट आता है। और उस दिन के बाद से शिवन्या अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगती है। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के 5 बेटे थे। सुषमा ने अपने 5 को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे 5 पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने 5 बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे 5 पांडव, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ, अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम 5, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था। मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है। पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है। अगर बात बन गई तो मेरे 5 बेटों के सर पर एक साथ सेहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुंचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा, जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा।
और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुंचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा, जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया। रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सांझ दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय, नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है। ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है। अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए। आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर 3 अमीर और 2 गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार 5 बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जाग कर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं। पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम पांचों को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आमिया, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंछी का नाम है? अरे मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव वन सोल्यूशन। हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमेटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क। इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमेटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है। फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे। सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती है, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी 3 बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापता गंज में गायब थी? रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना? माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है, ओए होए, मजा ही आ गया माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने, आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने 5 बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों ने तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिलमिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहाँ हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया।
फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। अरे सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं। आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगे, उनकी जुबान से जहर निकलेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और रसोई में आती हैं। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया, जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू की बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेढंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई।